दोस्तों, क्या आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का असल कारण क्या है? क्या आपको पता है कि गाजा पट्टी पर विवाद क्यों हो रहा है और पिछले 75 साल में गाजा पट्टी का क्या इतिहास रहा है? और आज गाजा पट्टी, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर इतना संवेदनशील स्थिति क्यों बनी है? और इससे पहले भी इस तरीके का वार हुआ है जहां पर हजारों लोग मारे गए हैं। तो आखिर गाजा पट्टी का इजराइल से क्या ताल्लुकात है और कैसे इजरायली सेना गाजा पट्टी से हटी और इन सबके बीच एक समझौता जिसने गाजा पट्टी को एक स्टेट बनाने की संभावना पैदा की। अगर आपको इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप गाजा पट्टी का नाम सुनकर अपने अंदर गाजा पट्टी को लेकर तरह तरह के ख्याल ला रहे हैं और तमाम जानकारियां बटोर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। क्योंकि एक एक जानकारी समझ लीजिए कि गाजा पट्टी का इतिहास क्या है, हमास का निर्माण कैसे हुआ और इजराइल और हमास के बीच फिलिस्तीनी लोग कैसे जुर्म के शिकार हुए। गाजा एक तटीय क्षेत्र है जो भूमध्य सागरीय तट के साथ पुराने व्यापारिक और समुद्री मार्गों पर स्थित है। 1917 तक यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में रहा। पिछली सदी में यह ब्रिटिश से मिस्र और इजराइल सैन्य शासन में चला गया। अब यह एक बाढ़ से घिरा क्षेत्र है जिसमें 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं। साल 1948 में जैसे ही फिलिस्तीन में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन समाप्त हुआ, यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा तेज हो गई और इस कारण मई 1948 में तब नए बने इजराइल स्टेट और इसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अपने घरों से भागने या निकाले जाने के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने गाजा में शरण ली। हमलावर मिस्र की सेना ने 25 मील यानी तकरीबन 40 किलोमीटर लंबी एक तटीय पट्टी पर कब्जा कर लिया था जो सिनाई से अस्कलोन के ठीक दक्षिण तक जाती थी। शरणार्थियों के आने से गाजा की आबादी 3 गुना लगभग बढ़ गई जो तकरीबन 20 लाख हो गई। मिस्र ने 2 दशक तक गाजा पट्टी को एक सैन्य गवर्नर के अधीन रखा जिससे फिलिस्तीनियों को मिस्र में काम करने और पढ़ने की अनुमति मिल गई। लेकिन इस दौरान बहुत से फिलिस्तीनी लोगों ने मिलकर हथियार उठाकर और इस संगठन को फिदाइन कहा गया और इसमें से कई शरारती थे और इन्होंने इजराइल में हमले किए और बदला लिया। यह संगठन बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने एक शरारती एजेंसी जो UNRWA की स्थापना की गई जो आज गाजा में 1.6 मिलियन रजिस्टर्ड फिलिस्तीन शरणार्थियों के साथ साथ जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए काम करती है। फिर समय आता है 1967 का युद्ध जब इजरायली सेना का कब्जा गाजा पर हो जाता है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। 1967 के मिडिल ईस्ट वार में इजराइल के गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया गया। उस वर्ष इजरायली जनगणना के अनुसार गाजा की जनसंख्या 3,94,000 थी जिनमें कम से कम 60% यानी 60% शरणार्थी थे। मिस्रवासियों के चले जाने के बाद कई गाजा के श्रमिकों ने इजराइल के अंदर कृषि, निर्माण और सेवा उद्यमों में नौकरियां ले ली जहां तक वे उस समय आसानी से पहुंच सकते थे। यहां इजरायली सैनिक उन जगहों और बस्तियों की रक्षा करने के लिए बन रहे जिन्हें इजराइल ने अगले कुछ सालों में बनाया। इजरायली सेना की मौजूदगी फिलिस्तीनी आक्रोश का कारण बनी और यहां से पहला फिलिस्तीनी विद्रोह और हमास का गठन शुरू हुआ। 1967 के युद्ध के 20 साल बाद यानी 1987 में फिलिस्तीनियों ने अपना पहला विद्रोह शुरू किया और इसकी शुरुआत दिसंबर 1987 में एक यातायात दुर्घटना के बाद हुई जिसमें एक इजरायली ट्रक गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी श्रमिकों को ले जा रही थी, एक वाहन से टकरा गया और जिसमें 4 लोग मारे गए और इसके बाद पत्थरबाजी, हड़ताल और बंद जैसे हमले शुरू हो गए। और इस गुस्से को भांपते हुए मिस्र स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड गाजा में एक सशस्त्र फिलिस्तीनी शाखा हमास बनाई। हमास इजरायली द्वारा कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजराइल के विनाश और इस्लामी शासन की बहाली के लिए समर्पित यासिर अराफत की धर्मनिरपेक्ष फतह पार्टी की प्रतिद्वंद बन गई और अराफत ने फिलिस्तीनी मुक्त संगठन को नेतृत्व किया। अब समय आता है 1993 का ओस्लो समझौता और दशकों से निर्वासन के बाद अराफत वापस गाजा लौट गए। इजराइल और फिलिस्तीनियों ने 1993 में एक ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया और जिसके परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी प्राधिकरण का निर्माण हुआ। अंतरिम समझौते के तहत फिलिस्तीनियों को पहले गाजा और वेस्ट बैंक के जेरिको में
सीमित नियंत्रण दिया गया था और उस समय दशकों से निर्वासन के बाद अराफत गाजा लौट आई। ओस्लो प्रक्रिया ने नवनिर्मित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कुछ स्वतंत्रता दी और इसके परिकल्पना की गई कि 5 साल के बाद राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर सुरक्षा समझौता के मुकरने का आरोप लगाया और फिलिस्तीनी इजराइल बस्तियों के निर्माण को जारी रखने से नाराज थी। हमास और इस्लामिक जिहाद ने शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश के लिए बमबारी की, जिसका कारण क्या हुआ, जिसके कारण इजराइल को गाजा से फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर और अधिक प्रतिबंध लगाना पड़ा। साल 2000 में दूसरे फिलिस्तीनी विद्रोह के फैलने से इजराइल और फिलिस्तीन संबंध और खराब हो गए और फिलिस्तीनियों ने आत्मघाती बम विस्फोट और गोलीबारी से हमला किया और इजराइल ने हवाई हमलों, विध्वंस और नो गो जोन और कर्फ्यू के दौरान की शुरुआत की। गाजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए विफल फिलिस्तीन आशाओं का प्रतीक हुआ करता था और फिलिस्तीनियों का बाहरी दुनिया से एकमात्र सीधा संबंध था, जिस पर इजराइल या मिस्र का नियंत्रण नहीं था। 1998 में इसे खोला गया था। इजराइल ने इसे सुरक्षा के लिए खतरा माना और संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के कुछ महीने बाद रडार एंटीना और रनवे को नष्ट कर दिया। एक अन्य नुकसान गाजा की फिशिंग इंडस्ट्री को भी कम करना था, जो हजारों लोगों के आय का स्रोत था। अब एक समय आता है जब गाजा से इजरायली सेना हट जाती है और वो समय 2005 अगस्त में इजरायली सेना ने गाजा से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा दिया। हालांकि तब तक इजराइल ने गाजा को बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अलग कर दिया था। इजरायली बस्तियों को हटाने से गाजा और भीतर आवाजाही की ज्यादा स्वतंत्रता हुई और टनल इकोनॉमी में भी तेजी आई, क्योंकि सशस्त्र समूहों, तस्करों और उद्यमियों में तेजी से मिस्र में कई सुरंगें खोद दी थी। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव को आश्चर्यजनक तरीके से जीत लिया और फिर अराफत के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रति वफादारों बलों को उखाड़ फेंक कर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और इसके बाद ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हमास नियंत्रित क्षेत्र में फिलिस्तीनियों को मदद में कटौती कर दी, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। इजराइल ने हजारों फिलिस्तीनी श्रमिकों को देश में प्रवेश करने से रोक दिया और जिससे उनकी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बंद हो गया। इजरायली हवाई हमलों ने गाजा के एकमात्र विद्युत ऊर्जा संयंत्र को भी नष्ट कर दिया और जिससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इजराइल और मिस्र ने भी गाजा क्रॉसिंग के माध्यम से लोगों को और सामानों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दी और तब से लेकर आज तक लगातार संघर्ष भी इस बीच जारी है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के बीच संघर्ष, हमले और प्रतिशोध के कारण गाजा की अर्थव्यवस्था को बार बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। 2023 से पहले सबसे खराब लड़ाई 2014 में हुई थी, जब हमास और अन्य समूहों ने इजराइल के प्रमुख शहरों पर रॉकेट दाग दिया था। इजराइल के हवाई हमले और तोपखाने बमबारी की, जिससे गाजा में बस्तियां तबाह हो गई और इसमें 2100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें अधिकतर नागरिक थे। इजराइल ने अपने मृतकों की संख्या 67 सैनिक और 6 नागरिक बताई थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर अचानक हमला किया, कस्बों में तोड़फोड़ की, सैकड़ों लोगों को मार डाला और दर्जनों बंधकों को वापस गाजा ले आए और इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने का वादा किया और तब से लेकर अब तक लगातार जंग जारी है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।